हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हालांकि आप लोगों ने काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ में इस चीज़ को देख लिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं कराया जाएगा और उसके स्थान पर रेलवे ने इस बार परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है या फिर मार्क आप लोगों को जारी करने वाला है। फर्स्ट फेज जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट फेज सेकंड फेज या जो आगे आने वाले फेज हैं, तो किसको सबसे ज़्यादा इसके अंदर फायदा मिल सकता है। जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन है, इसके साथ साथ में सेफ जोन और डेंजर जोन की क्या हकीकत है, क्या वाकई में ऐसी कोई चीज़ बन रही है कि किसी एक जोन की तो कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, किसी एक जोन की हाई चली जाएगी। इसके साथ साथ में सेफ स्कोर कितना है जिससे एक अपन को एक जॉब मिल सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो तो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। काफ़ी ऐसे कमेंट हमारे पास आए हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे रो मार्क्स इतने हैं और परसेंटाइल बेसिस जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बाद में कितने हमारे चांस ऐसे बन रहे हैं कि हमारा अंतिम सिलेक्शन इसके अंदर हो सकता है। उसके बारे में मैं बात करने से पहले आप लोगों को जो ये ऑफिशियल नोटिस एक रेलवे के द्वारा परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर जारी किया गया था उसके बारे में अपन थोड़ी सी अगर मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो जो ये थर्ड पॉइंट लिखा गया है उसको देखते ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी आप लोगों का जो परसेंटाइल जो आप लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर होगा ना, वो आप लोगों का परसेंटाइल स्कोर होगा। यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर ही आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और इसी के आधार पर आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है या आप लोगों की मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। परसेंटाइल स्कोर किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। परसेंटाइल स्कोर को आप लोग अलग अलग वीडियोज़ के अंदर भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो, लेकिन समझ में जो बच्चों को चीज़ नहीं आ रही है वो ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्या मेरे अगर 50 नंबर है तो ये मेरे नॉर्मलाइजेशन की तरह, जैसे कि आप लोगों को पता है पिछली बार 2018 की वैकेंसी में ये जिसके 50 थे वो बढ़ के 70 प्लस 72 प्लस भी पहुंच चुके थे। तो क्या इस बार भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। सभी लोगों का यही सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा क्या इस प्रकार से हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। पहला, आप लोगों की शिफ्ट जो थी उसका पेपर का नेचर किस प्रकार का था। दूसरा, आप लोगों की क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो आप लोगों के साथ में बैठे थे वो किस प्रकार के थे। और कहीं ना कहीं अटेंडेंस भी इसके अंदर अपना एक रोल निभाने वाला है कि बच्चे कितने प्रेजेंट हुए थे आप लोगों की शिफ्ट के अंदर। क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखेंगे ना जब परसेंटाइल स्कोर वाला, तो इसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर इन द शिफ्ट, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल निभाने वाला है कि कितने बच्चे आप लोगों की शिफ्ट के अंदर बैठे थे और उनका क्या टॉपर स्कोर है। टॉपर स्कोर अगर आपकी शिफ्ट का मान लीजिएगा किसी बच्चे के 55 नंबर बन रहे हैं, टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, 55 को माफ कीजिएगा, इसको 65 करके चलिए। अगर नॉर्मल परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँ कि 50 वालों को फायदा होगा या नहीं होगा, तो एक बच्चा है जिसके नंबर बन रहे हैं 50 और एक बच्चा है जिसके नंबर बन रहे हैं 65। ये दोनों अलग अलग शिफ्ट है। अगर 65 वाले बच्चे का अपने कट ऑफ के हिसाब से नंबर आ रहा है, यानी कि अगर उसके जोन के अंदर या उस शिफ्ट के अंदर बच्चों के 65 के अराउंड नंबर बन रहे हैं, तो उसके जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, उन सीटों के आधार पर और उस कट ऑफ के आधार पर ही उसके नीचे वाले बच्चों को लिया जाएगा। इसको अगर सिंपल भाषा में आप समझो तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जोन के अंदर मान लीजिए 100 सीटें हैं, जो आपको पीईटी होगा उसके अंदर आप लोगों को 300 बच्चों को इसके अंदर बुलाया जाने वाला है। एक बच्चा है जिसके 50 नंबर आ रहे हैं, एक है जिसके 65 नंबर आ रहे हैं। 50 वाले को वहां तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके 3 गुना के बच्चों के आधार पर नंबर नहीं आ जाते हैं। मान लीजिएगा कि टॉपर के नंबर ही अगर 50 है, 50 नंबर वाला टॉपर है, तो 50 नंबर को तो 100% मान लिया जाएगा। इसके परसेंटाइल स्कोर कितना हो जाएगा, 100%। उसके बाद में 300 बच्चों तक लाने में कितने ये नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, वहां तक का एक आप लोगों को कट ऑफ का क्राइटेरिया बन जाएगा और उसके बाद में जितने भी बच्चे आएंगे उनका नंबर नहीं आएगा। तो ये 50 वाला हो सकता है कि 45 पे आके अटक जाए, हो सकता है कि 40 तक आके अटक जाए। तो वो आप लोगों की उस शिफ्ट पे डिपेंड करेगा जिस शिफ्ट में आप लोगों ने एग्जाम दिया है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट आप लोगों की किस प्रकार की थी उस पर डिपेंड करता है। यानी कि हो सकता है कि आप लोगों का 50 के अंदर भी नंबर आ जाए और हो सकता है कि आप लोगों का 65 के अंदर भी नंबर ना आए। ये चीज आप लोगों को समझनी है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि आप लोगों को अपनी शिफ्ट देखनी है कि मेरी शिफ्ट का लेवल जो था वो किस प्रकार का लेवल था और किस प्रकार के जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बैठे थे। दूसरी चीज आप लोगों की जो पूछी गई है वो कि फेज 1 सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी फेज होने वाले हैं किसको सबसे ज्यादा इसके अंदर फायदा मिलने वाला है। फेज का आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। मेरा मानना ये कि आप लोगों के अगर फेज फर्स्ट के अंदर एग्जाम हुआ है तो आप लोगों की पूरी आरआरसी का एग्जाम जो है वो फेज फर्स्ट के अंदर ही हो चुका है। तो आप लोगों को दूसरे फेज से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि किसको नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल बेसिस का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको तो अपने आरआरसी से मतलब होना चाहिए कि मेरी आरआरसी के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किसके अंदर क्या अटेंडेंस थी और किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का तो देखिए आप लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन एक पेपर के लेवल का पता चल जाता है। तो उसके आधार पर आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप वाले जो फेज के अंदर एग्जाम हुआ है, आपके जोन का जो एग्जाम हुआ है उसकी शिफ्ट के अंदर कितना फायदा आप लोगों को मिल सकता है, वो देखने वाली चीज होती है। हालांकि इस चीज के बारे में अभी कोई नहीं बता सकता है। जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट को उन्होंने किस आधार से माना है और कितने स्टूडेंट जो है आप लोगों की शिफ्ट के अंदर एग्जाम देने के लिए अपीयर हुए थे। तीसरी चीज
सेफ जोन और डेंजर जोन, सेफ जोन और डेंजर जोन की तो बात ही खत्म हो जाती है। आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने वीडियो बनाकर बताया होगा कि आप लोगों की मुंबई की कट ऑफ इतनी कम जाएगी या फिर आप लोगों की हाजीपुर की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी। तो मैं इस चीज़ कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है हर जोन के हिसाब से, आप लोगों को पता है कट ऑफ बहुत अलग जाएगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हर अलग अलग जोन की जिसकी अपन सोचते ही नहीं है उसकी काफ़ी नीचे चली जाती है और काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। तो वो चीज़ें आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन के बाद में ही आप लोगों को पता चलेगा, उससे पहले आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि कौन सा जोन सेफ है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट का आप लोगों को पता नहीं है कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं और कैसा उनका एग्जाम गया है। आप लोग एक दो एग्जाम रिव्यू को देखने के बाद में इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो ये सेफ जोन और डेंजर जोन सिर्फ आप लोगों को बहलाने की एक चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जितना अच्छा हो सकता है पेपर को उतना अच्छा करके आइए, एनालिसिस उस प्रकार के देखिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि वो कि आप लोगों को उसके अंदर विनोद को दिखाया जाए। ठीक है ना। सेफ स्कोर की बात करूं मैं तो मेरी नज़र के अंदर अगर आप लोग यूआर कैंडिडेट हैं और फर्स्ट और सेकंड फेज तक की मैं बात करूं तो अगर इतने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं ना तो आप लोगों को 1% भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को निश्चित तौर पे जो फिजिकल की है वो तैयारी करनी चाहिए, चाहे आप हाजीपुर से हो, चाहे आप बिलासपुर से हो, चाहे आप लोग भुवनेश्वर से हो, जहाँ से भी आप लोगों को अगर एग्जाम हो गया है, अगर आप लोग इन जगहों से हो, कोलकाता हो चाहे मुंबई हो, अगर इतने नंबर यूआर से बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर 110% आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। 55 वाले भी यूआर वाले उम्मीद रख सकते हैं और काफ़ी अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि उनका नंबर आ जाएगा। बाकी जितने भी कैटेगरीज है आप लोग ओबीसी एससी एसटी उनको मान के चले तो एक दो नंबर आप लोग इससे कम कर सकते हो और अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप लोग ज़्यादा ना सोचें, नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो परसेंटाइल बेसिस पे होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर ऐसे होंगे जो आप लोगों की स्कोर को बढ़ाने में या घटाने के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं ये सोचता हूँ कंक्लूड इस वीडियो को ऐसे कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। आप लोगों ने अपना काम कर दिया है, जितने आप लोगों को क्वेश्चन आते थे उससे आप लोग अच्छा ही करके आए हैं और अब रिजल्ट का इंतजार करिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं कि मेरा नंबर आ जाएगा तो फिर वेट मत कीजिए, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो फिजिकल आप लोगों का होने वाला है 35 किलो वेट लेकर तो हर कोई चला जाएगा बहुत ईजी तरीके से, लेकिन जो 1 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है उसके अंदर काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो आप लोगों को उस कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आना है जो रनिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। आप लोगों को अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। जैसे ही एग्जाम का 4th फेज कंप्लीट होगा 5 से 4 दिनों के अंदर एक आंसर की जारी कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और फिजिकल की तैयारी के लिए आप लोगों को समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है जिनका भी फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर एग्जाम हो गया है, अच्छे नंबर बन रहे हैं, तो तुरंत फिजिकल की तैयारी करिए। इसके अंदर आप लोगों को कोई आलस नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।